हेलो दोस्तों, स्टडी कूल प्रेम में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो है ये जो है मेरा जीमेल अकाउंट है, जो है कि studycoolprem@gmail.com। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है इस पे डायरेक्ट मेल कर सकते हो। और आज का हमारा जो कोटेशन रहेगा, हमारी समस्या का सिर्फ हल हमारे पास ही है, दूसरों के पास तो सिर्फ समस्या का सुझाव ही है। कहने का मतलब ये है कि अगर लाइफ में हमें कुछ हासिल करना है तो अपने पाँव पे हमें जो है भागना पड़ेगा। अगर हमें चढ़ना है तो सिर्फ दूसरे लोग कंधा ही दे सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है तो भाग दौड़ तो खुद ही करनी पड़ेगी। इसके अलावा आज जो है हमारा ये 22 जुलाई है, और मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है 8 या 9 दिन ही है, इसके बाद ये पूरा महीना जो है ख़त्म हो जाएगा। तो हमें जो है मेनली क्या करना होता है कि मान लो कि अगर आपको कोई पेपर की तैयारी करनी है और आपको ये भी नहीं है ज़रूरी कि आपके मतलब 24 घंटे बुक लेके ही बैठे रहो। नॉर्मली होता क्या है कि आप एक जो अपना मिनिमम स्टैंडर्ड तैयार कर लो कि मुझे जो है कम से कम डेली का 4 घंटा पढ़ना है, और उसके हिसाब से आप अपने जो है 2 टॉपिक या 4 टॉपिक को जो है बांट सकते हो। और एक डायरी रख लो कि कहाँ कहाँ आपका टाइम जो है वेस्ट होता है। उस टाइम को अगर आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं, जैसे मान लो आपने कोई स्किल सीख ली, जैसे कि मानो फेसबुक का आप स्क्रॉल कर रहे हो या इंस्टाग्राम चलाए जा रहे हो, तो ये जो सोशल मीडिया वाली चीज़ें क्या होती है कि ये आपका टाइम जो है बहुत जल्दी खा जाती हैं, और आपको पता नहीं चलता, बस इंटरटेनमेंट हो रहा है कि ऐसे इस वीडियो में हो रहा है, दूसरे में ये हो रहा है, और बाद में देखते हैं तो पूरा आपका जो पूरा डे है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। देखो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना कम से कम मिनिमम इतना क्राइटेरिया रखो कि अगर कहीं पे कितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत आ जाए तो इतना तो मुझको करना ही है। और मान लीजिए कि अगर आप कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे से भी जो है ये टेलीग्राम पे हो गया या फिर आप फेसबुक पेज पे भी जो है डायरेक्ट जाके जो है मुझसे मैसेज पे बात कर सकते हो, और मैं आपको हार्डली मान के चलो सेम डे नहीं तो नेक्स्ट डे जो है आपको अच्छा ऐसा सजेशन दूंगा, ताकि आप जो है लाइफ में जो है अच्छा कम से कम जो है उसको यूटिलाइज करो अपने टाइम को, और उसको जो है वेस्ट ना करो। क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज है, अगर ये एक बार चली गई तो फिर हाथ में सिर्फ पछतावा रहता है कि हाँ काश कर लिया होता, पढ़ाई या फिर लाइफ में जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं। तो इसलिए जो है कम से कम अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना जो है बहुत ज़रूरी है। और मिनिमम कम से कम मान के चलो 3 से 4 घंटा तो जरूर पढ़ना ही पढ़ना है आपको। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने आपको दे ही रखा है, जो भी पीडीएफ रहेगी टॉपिक से रिलेटेड वो सब जो है आपको उस पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हमारा जो है ये पार्ट 6 रहेगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटी का चैप्टर 1 का। तो इसके अंदर जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अपना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, और जो कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का। तो पहले हम आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे। तो नॉर्मली क्या है कि इसको जो है सेकंड माइल स्टोन बोला जाता है कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो कम्प्लीटली सेटअप एक तरीके से इंडिया के अंदर। तो इसके अंदर काफ़ी सारे सेक्शन थे और शेड्यूल थे। तो जो टोटल थे वो थे 321 सेक्शन। तो इसको याद करना भी बहुत आसान है, 321 ऐसे याद कर सकते हैं, और 10 तो बहुत ईजी है, 10 शेड्यूल करके ऐसे करके याद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग इसके अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर इसने बोला था कि जो है इंडिया का जो है पूरा फेडरेशन रहेगा, ये टोटल जिसके अंदर में प्रोविंस और जो प्रिंसली स्टेट है उसको यूनिट के तरीके से रखा जाएगा। मतलब छोटा छोटा होता है ना, जैसे कि छोटी छोटी आज के टाइम में स्टेट है तो उसको उस टाइम पे यूनिट के तरीके से इन्होंने बोला। और ये बोला कि जो भी इसके अंदर सब्जेक्ट्स रहेंगे वो 3 कैटेगरी में इन्होंने बांट दिए। एक तो रह गया फेडरलिस्ट, जो कंट्रोल में रहेगा जो जो टॉपिक रहेंगे, जैसे मान लो कि मिलिट्री है, सिक्योरिटी है, ऐसे करके अलग अलग टॉपिक। वो होते 59 सेंटर के कंट्रोल में, मतलब कि जो भी लॉ वगैरह उस पर लाया जाएगा वो सेंटर के अंदर रहेगा। इसके अलावा प्रोविंशियल प्रोविंशियल का मतलब जो प्रोविंस थी उसको जो लोकल हो गया, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इससे रिलेटेड जो भी 54 टॉपिक्स थे या फिर आइटम बोल सकते हैं हम लोग कैटेगरी के, ये प्रोविंशियल लिस्ट में थे। और जो भी लॉ वगैरह बनाएंगे तो प्रोविंस का था, बाकी था कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में वो टॉपिक्स थे जिसको हम लोग कह सकते हैं कि 36 आइटम, जिसके अंदर जो हमारा सेंटर है और उसके अलावा जो प्रोविंस है दोनों जो है इस पे लॉ मिलकर बना सकते हैं।
इसके अलावा अगर जो रेजिडुअली पावर है, मतलब कि जो फेडरल लिस्ट में भी एक तरीके से नहीं आ रही, या फिर जो प्रोविंस की लिस्ट्स में भी नहीं है, या कॉन्फ्रेंटर्स में भी नहीं है, तो जो रेजिडोरी है, ये पूरी जो वहाँ पे जो वाइसराय था उसके पास इसकी पावर थी। तो ये तो बोला गया कि हाँ, मतलब कि ये सारा कुछ रहेगा, लेकिन जो इसमें से ये फेडरल वाला सेक्शन है ना, ये कभी भी जो है मतलब कि एक तरीके से जो पावर में आया ही नहीं, और बाकी पेंसिल स्टेट में ने भी जो है इसको जो है नहीं किया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि क्या था कि हमने देखा था कि 1919 के अंदर, मतलब कि 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, वहाँ पे क्या था कि डीआरकी आ गई थी। फिर एंड में क्या हुआ था कि साइमन कमीशन आई थी, और उसने अपने रिकमेंडेशन में क्या दिया कि डीआरकी जो है उसको उठा के जो है एबॉलिश कर दो। तो ये डीआरकी का बात पूछा जाता है। तो डीआरकी का मतलब क्या रहता है कि एक तरीके से जो डुअल रोल रहता है गवर्नमेंट का, जैसे कि हुआ क्या था कि एक तरफ तो बोल दिया था कि हाँ, कोई जिसके अंदर ये था कि गवर्नर रहेगा, उसके साथ में उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी, जो उस पर मतलब कुछ भी अगर लॉ वगैरह ला रही है तो वो मतलब नॉन रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। और एक था हमारा इसके अंदर दूसरा, जिसके अंदर ये था कि मिनिस्टर रहेगा और गवर्नर रहेगा, और कुछ भी अगर चेंजेस वो लोग लाते हैं तो उसके लिए जो है वो लोग रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो उसको बोला गया एक तरीके से डुअल रोल, या फिर डुअल गवर्नमेंट रोल, जिसको डीआरके बोला गया। और जो ये 1935 का एक्ट आया, तो इसके अंदर जो है इसको एबॉलिश कर दिया गया प्रोविंस के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें तो सेंटर के अंदर जो है वो डीआरकी थी। अब देखते हैं कि इसके अंदर इन्होंने क्या बोला कि जो प्रोविंशियल एरिया है उसको ऑटोनॉमी दे दी, कि उनको मतलब जिस हिसाब से अपना काम करना है वो अपना जो है कर सकते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा हम आगे देखते हैं इसके अंदर, तो इन्होंने ये बोला कि हम लोग जो है प्रोविंस के अंदर जो है इंट्रोड्यूस करेंगे ये रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो इनको करना चाहते थे। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीआरकी थी सेंटर के अंदर, और जो फेडरल सब्जेक्ट थे, मतलब जो सेंटर वाले सब्जेक्ट है, मैंने आपको पीछे बताया था कि जो है फेडरल सब्जेक्ट थे, या फिर उसके बाद में ये जैसे कि हमने पीछे देखा कि प्रोविंशियल वाले थे। तो इस तरीके से जो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो फेडरल सब्जेक्ट, तो फेडरल के अंदर जो है इन्होंने दो कैटेगरी में रख दिया, एक रख दिया रिजर्व और दूसरा रख दिया ट्रांसफर्ड। और इसके अलावा जो है देखा गया कि ये वाला जो इनका प्रोविजन था कि रिजर्व रहेगा या फिर जो ट्रांसफर वाला रहेगा, ये पावर में या फिर ऑपरेशन में आया ही नहीं पूरे 1935 के एक्ट के अंदर। इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि जो 11 प्रोविंस थी उसमें से 6 प्रोविंस के अंदर जो है बाइकैमरलिज्म ले आया, मतलब कि जैसे कि बोलते हैं कि लोकसभा राज्यसभा जैसा सिस्टम इन लोगों ने ले आया। तो कहाँ कहाँ लाए थे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो ये हम लोग को याद करने के बहुत आसान तरीके हैं। एक तो हम लोग ये याद रखते हैं, जैसे पोर्ट वाला एरिया हो गया, बॉम्बे, मद्रास हो गया, ठीक है, बंगाल हो गया। इसके अलावा बिहार वाला एरिया हो गया, क्योंकि वो यूपी से सटा रहता है, तो यूपी तो अब बोलते हैं उत्तर प्रदेश, पहले इसको बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस। और जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो ट्राइबल वाला कुछ एरिया हो गया, जैसे कि हमारा आसाम हो गया, तो इसको इस तरीके से माइंड में रखा जा सकता है। और इसके अलावा जो है इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो पीछे वाले एक्ट में आया था, इसको इन्होंने जो है आगे और ज़्यादा ऐड कर दिया कि जो डिप्रेस क्लास में जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया, वुमन हो गया, या फिर जो लेबर वर्कर है, वहाँ तक इसको जो एक तरीके से इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। और बात करते हैं कि जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी, जो कि हमारा 1858 वाला एक्ट था, उसके अंदर क्या था कि जिसके अंदर बोला था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहेगा, उसकी काउंसिल रहेगी, ऐसे करके। तो उसको इन्होंने यहाँ पे उठा के जो है एबॉलिश कर दिया। और इसके अलावा जो वोटिंग राइट दिए गए थे, जो कि एडल्ट फ्रेंचाइजी वाला है, वो सिर्फ 10% ही जो पॉपुलेशन थी, जैसे मान लो कि कोई एजुकेटेड ज़्यादा है या फिर कोई अच्छे बैकग्राउंड से, उसको मतलब 10% ही इन्होंने जो वोटिंग राइट दे रखा था पॉपुलेशन के अंदर। और इसके अलावा जो है ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर तो इन्होंने बनाया ही बनाया था। उसके अलावा जैसे प्रोविंस की हो गई, या फिर जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, दो या दो से ज़्यादा प्रोविंस के अंदर, ये भी इसके अंदर जो है एक तरीके से ये प्रावधान था। और इसके अलावा इन्होंने जो है 1937 के अंदर जो है सेटअप किया था फेडरल कोर्ट। और इसके साथ ही हमारा जो है ये टॉपिक ख़त्म होता है।
अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो आप इसको जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके अंदर जो भी मैंने सोर्सेस यूज़ किए हैं वो सारे जेन्युइन हैं, और इतना मान के चलिए कि इसको पढ़ने के बाद आपको जो है बुक उठा के भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो है आज का हमारा कोटेशन ये है जो लास्ट का रहता है कि जिंदगी के 4 स्तंभ प्यार, ईमानदारी, सच्चाई और सम्मान। इसलिए अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो है प्यार के अब कहने का मतलब ये है कि लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करके रहो, अपने अंदर एक तरीके से ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी का मतलब कि एक तरीके से अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से पूरी करो। सच्चाई होनी चाहिए, और जो अपना तो सम्मान, जैसे हम खुद को चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले, सामने वाले को भी हमें जो है अच्छे से सम्मान देना चाहिए। तो इसी के साथ जो है ये लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है ये टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इसका वीडियो आएगा उसका जो है पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।